प्रधानमंत्री ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं पिंगली वेंकैया। पहली बार 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में 1921 में प्रस्तुत किया गया था ध्वज का डिजाइन। भारत और नेपाल ने वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर शुरू की एक सहयोगात्मक पहल। नेपाल में फोर्टिफाइड चावल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मिलेगी मजबूती। 12 महीनों तक 3 चरणों में लागू रहेगी यह पहल। जीलियांग सामुदायिक रिजर्व में एशियाई विशालकाय कछुओं की फिर से हुई वापसी। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु इस प्रजाति के लिए है सबसे अनुकूल। एक कीस्टोन प्रजाति माना जाता है एशियाई विशालकाय कछुआ। सफल रहा द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2025। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित हुआ यह अभ्यास युद्ध कौशल, अंतर संचालनीयता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए जताई प्रतिबद्धता। भारत ने सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए उठाया एक बड़ा कदम। जैव फोर्टिफाइड आलू को अपनाने की है घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र या CIP ने विकसित किया है जैव फोर्टिफाइड आलू। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे, जो बाद में वर्तमान तिरंगे के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी को ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया था। उनके मूल डिजाइन में भारत के प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 पट्टियां और आत्मनिर्भरता का प्रतीक एक चरखा शामिल था। 1947 में डिजाइन को संशोधित कर इसमें अशोक चक्र को शामिल किया गया, जो कानून और प्रगति का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। इसमें 24 तीलियां हैं। भारतीय ध्वज का आकार 3:2 के अनुपात में होता है। इसका मतलब है कि झंडे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना ज्यादा होती है। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय ध्वज संहिता भारत में तिरंगे झंडे के उपयोग, सम्मान और सुरक्षा से संबंधित नियमों का संग्रह है। यह संहिता भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उठाने, झंडे के विभिन्न आकारों और रंगों के प्रयोग और उसे सही तरीके से फहराने के लिए दिशा निर्देश देती है। इसमें 26 जनवरी 2002 को संशोधन किया गया। संशोधन के बाद भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर भारतीय ध्वज फहराने की अनुमति मिल गई। हाल ही में भारत ने नेपाल में फोर्टिफाइड चावल और आपूर्ति श्रृंखला मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए एक नई सहयोगात्मक पहल लॉन्च की है। यह पहल भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से शुरू की है। यह पहल दोनों देशों के बीच नवाचारों को साझा करने और खाद्य प्रणालियां मजबूत बनाने के लिए एक साथ काम करने की प्रतिबद्धता को दिखाती है। बता दें कि यह परियोजना 12 महीने की अवधि में 3 चरणों में लागू की जाएगी। इसके पहले चरण में आवश्यकताओं के आकलन और हितधारकों की सहभागिता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में नेपाली अधिकारियों के लिए भारत का एक अध्ययन दौरा शामिल होगा, जिसमें व्यवहारिक प्रदर्शन और विशेषज्ञ ब्रीफिंग शामिल होगी। इसके अंतिम चरण में एक कार्य योजना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका प्रशिक्षण घटक भारत सरकार के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से लागू किया जाएगा, जहां माना जा रहा है कि फोर्टिफाइड चावल आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर जन स्वास्थ्य संबंधी कमियों को दूर करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है। इसकी स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा की गई थी। यह आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाती है और सहायता के जरिए समुदायों को आत्मनिर्भर बनने एवं आघातों से निपटने में सक्षम बनाती है। इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। इसकी उपस्थिति 120 से अधिक देशों में है। इसमें सरकारों, कॉरपोरेट्स और निजी दानकर्ताओं से सुरक्षित दान शामिल है। 2020 WFP को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति शासन, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है, तब प्रभावी होता है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में सक्षम नहीं है। यह निर्णय राज्यपाल की रिपोर्ट या किसी अन्य विश्वसनीय आधार पर लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्यों और शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं।
इसमें राज्यपाल या राज्य विधानमंडल के अलावा राज्य में किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां शामिल हैं। हालांकि उच्च न्यायालय की शक्तियां इससे अप्रभावित रहती हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग अब संसद द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक नई उद्घोषणा के माध्यम से हटाया या संशोधित किया जा सकता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है, लेकिन इसकी वैधता के लिए हर 6 महीने में संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इस प्रावधान का उद्देश्य राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकना और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना है। हाल ही में भारत ने सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने और कृषि स्थिरता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत ने पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र द्वारा विकसित उन्नत लौह तत्व वाले जैव फोर्टिफाइड आलू को अपनाने की बात कही है। बायो फोर्टिफाइड आलू उच्च लौह तत्व से समृद्ध एक नई किस्म है जिसका उद्देश्य लौह की कमी और भूख को दूर करना है। इन्हें पारंपरिक प्रशन और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वाद या उपज में कोई बदलाव किए बिना विकसित किया गया है। इस पहल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र द्वारा किया जा रहा है, जो कंद फसलों के लिए एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है और भारत में पोषण को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बता दें कि भारत ने आयरन फोर्टिफाइड आलू की किस्मों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके लिए जर्मप्लाज्म को ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के साथ साझा किया गया है। हालांकि पेरू में एक किस्म पहले ही जारी की जा चुकी है जिसे भारतीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल माना जा रहा है। CIP ने उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित कर रहा है, जो सिंधु गंगा के मैदानों को दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक क्षेत्र मानता है। यह केंद्र क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विकास तथा बीज पहुंच को बढ़ावा देगा। जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और असम के किसान विटामिन A युक्त बायो फोर्टिफाइड शकरकंद उगा रहे हैं। हाल ही में नागालैंड के जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में एशियाई विशालकाय कछुआ को फिर से लाया गया है। बता दें कि एशियाई विशालकाय कछुए आमतौर पर बांग्लादेश, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर और थाईलैंड के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। हालांकि सिंगापुर में यह प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है। यह एशिया की मुख्य भूमि पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति है। इसे कीस्टोन प्रजाति माना जाता है, यानी इसका अस्तित्व पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए जरूरी है। यह कछुआ प्रजाति एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो जमीन के ऊपर अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है, जबकि अन्य कछुए जमीन में गड्ढा बनाकर अंडे देते हैं। इसके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो इसे IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के तहत सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में भी शामिल है। यह प्रजाति अवैध शिकार, पर्यावास के नष्ट होने और स्थानीय उपभोग के लिए शिकार के कारण खतरे में है। हाल ही में केरल और तमिलनाडु में हुई संयुक्त जनगणना में 2668 नीलगिरी तहर की संख्या दर्ज की गई है। इनमें से 1365 तहर केरल से और 1303 तमिलनाडु से हैं। बता दें कि नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला एक पर्वतीय खुर वाला स्थानिक प्रजाति है। इसे नीलगिरी आइबेक्स या केवल आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय रूप से ये जानवर को वरियाडू कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट में लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है, जो केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। यह तमिलनाडु का राज्य पशु भी है। केरल में स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी तहर की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। यह प्रजाति बकरी के समान होती है, जिसके शरीर पर छोटे मोटे फर और घने बाल होते हैं। इनमें नर मादाओं की तुलना में बड़े होते हैं और परिपक्व होने पर उनका रंग गहरा हो जाता है। दोनों लिंगों के घुमावदार सींग होते हैं, जो नर में बड़े होते हैं और उनके चेहरे पर निशान होते हैं। जानकारी के लिए बता दी कि नीलगिरी तहर IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। साथ ही इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भी संरक्षण प्राप्त है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 2023 में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड यानी NMPB ने 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य उन औषधि पादपों का संरक्षण करना है जो विलुप्त की सीमा पर पहुंच गए हैं। साथ ही नई दिल्ली स्थित एम्स में एक राष्ट्रीय औषधि पादप उद्यान की स्थापना करना है। बता दें कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। यह बोर्ड केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मकसद विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर औषधि पादपों के उत्पादन क्षेत्र को विकसित करना है। इस बोर्ड का कार्य इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण को बढ़ावा देना है। साथ ही स्थानीय औषधि पादपों और चिकित्सा के महत्व वाले सुगंधित पादपों की खेती को प्रोत्साहित और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। यह घरों और स्कूलों में हर्बल उद्यानों की स्थापना के लिए जागरूकता फैलाने का भी काम करता है।
इसके अलावा बोर्ड गुणवत्ता आश्वासन और मानकीकरण का समर्थन करता है, जैसे कि गुड एग्रीकल्चरल एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस या GACPS। यह प्राकृतिक दवाओं, बीजों और रोपड़ सामग्री की गुणवत्ता के प्रमाणन को भी सुविधाजनक बनाता है। हाल ही में एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2025 का समापन हुआ। यह भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करना है। इस वर्ष के अभ्यास में RSS सिंगापुरा चांगी नौसेना बेस पर तटीय चरण और दक्षिण चीन सागर की दक्षिणी छोर पर समुद्री चरण शामिल थे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक समुद्री चरण में दोनों नौसेनाओं के जहाजों और सिंगापुर गणराज्य वायुसेना के विमान शामिल थे। द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी ने एक फॉर्मिडेबल श्रेणी का फ्रिगेट RSS सुप्रीम और एक विक्ट्री श्रेणी का मिसाइल कोरवेट RSS विजिलेंस तैनात किया, जिसे MV मेंटर का सहयोग प्राप्त था। भारतीय नौसेना ने INS सतपुड़ा के साथ भाग लिया। RSAF ने एक S-70B नौसैनिक हेलीकॉप्टर, 2 फोकर 50 समुद्री गश्ती विमान और 2 F-15 SG लड़ाकू विमान भी इस अभ्यास में शामिल हुए। तटीय चरण के दौरान दोनों नौसेनाओं ने संयुक्त योजना, सिम्युलेटर प्रशिक्षण, व्यावसायिक आदान प्रदान और खेलों में भाग लिया। जानकारी के लिए बता दें कि सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का प्रतीक है, जिसे 1994 में शुरू किया गया था। सिम्बेक्स 2025 ने दोनों नौसेनाओं की युद्ध कौशल, अंतर संचालनीयता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए साझा प्रतिबद्धता को बढ़ाया। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। अभ्यास सिम्बेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। 2. इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। 3. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जैव फोर्टिफाइड आलू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह उच्च लौह तत्व से समृद्ध एक नई किस्म है। 2. इसे पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। 3. इसे पारंपरिक प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वाद में बदलाव करके विकसित किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पिंगली वेंकैया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। 2. वह एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। 3. उन्होंने 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी को ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। 2. यह बोर्ड केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत काम करता है। 3. इस बोर्ड का कार्य इन सिचु और एक्स सिचु संरक्षण को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एशियाई विशालकाय कछुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। 2. इसे IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के तहत सूचीबद्ध किया गया है। 3. इसे कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।